जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो इकोनॉमी रिवीजन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने ये सब डिजिटल पेमेंट, यूपीआई ये सब देखा। फिर ये वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये सब चीज़ें समझी और मनी के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस ये सब देख। तो फर्स्ट लेक्चर इज डन। इस दूसरे सेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिलर 1A2 यानी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि भारत की इकोनॉमी में पैसों का जत्था कितना है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब उसके वास्ते जत्था नापना है तो कुछ इंडिकेटर, क्या सेंटीमीटर है, मिलीलीटर है। तो M0, M1, M2, M3, M4 ये क्या चीज़ें हैं वो समझनी है। उसके बाद ये जो पैसा है, आप बैंक में थोड़ा डिपॉजिट करो तो अपने आप वो 2 गुना 4 गुना हो सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है वो समझेंगे, और कैसे हम इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करके महंगाई से भी लड़ सकते हैं। उसके लिए आरबीआई के अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे CRR, SLR, रेपो वगैरह, वो भी समझ। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। लेट्स स्टार्ट। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि ये पैसों की क्वांटिटी को नापते कैसे, मतलब M0, M1, M2, M3, M4, मनी मल्टीप्लायर ये सब समझना है। उसके बाद सेकंड वीडियो बनेगा, उसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स मतलब CRR, SLR, रेपो ये सब वहाँ समझेंगे। तो देयर विल बी 2 वीडियोस। वैसे मित्रों, ये सब कुछ एनसीईआरटी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में दिया है, लेकिन इन्होंने कसम खाई है कि किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ और जटिल इक्वेशन से बताया गया है, और उसमें भी हिंदी एडिशन पढ़ो तो बिल्कुल समझ में नहीं आए कि अपितु यह ज्ञातव्य फला डिमका। तो ज़्यादा तो इकोनॉमी को बर्बाद ये एनसीईआरटी लिखने वालों ने किया है। बाद में कुछ दम है नहीं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि नोट पेन लेके बैठो और जो जो चल रहा है तो वीडियो पॉज करके लिखते रहना। सबसे पहला प्रश्न है, पब्लिक सारा पैसा बैंकों में जमा क्यों नहीं कर देती, कुछ पैसा अपने पास कैश में वॉलेट में क्यों रखती है? उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, क्योंकि उनको ये डेली शॉपिंग के लिए चाहिए, ट्रांजैक्शन डिमांड। दूसरा, उनको लगता है कोरोना आ जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे, तो कुछ पैसा हाथ में कैश में रखते हैं, तो प्रिकॉशनरी एहतियाती रूप से पैसा अपने हाथ में रखते हैं। तीसरा, उनको लगता है गोल्ड का भाव ऊपर नीचे हो जाए, कोई अच्छी जमीन प्रॉपर्टी डील मिल जाए, तो अभी मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा लॉक कर दूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो इसलिए भी थोड़ा पैसा हाथ में रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में यानी कि कैश में रखते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये सब बताया था, तो इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी कहते हैं, याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। अब ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है मतलब शॉपिंग के लिए, और स्पेक्युलेटिव डिमांड है मतलब ये गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए, उन दोनों को कंबाइन करो तो पैसों की जो टोटल डिमांड पब्लिक कैश में रखती है उसे हम कहते हैं टोटल डिमांड फॉर मनी। आप कहेंगे ये टोटल डिमांड फॉर मनी के अंदर तुमने प्रिकॉशनरी वाला क्यों नहीं लिखा? भाई वो एनसीईआरटी में जो है ऐसा हम पढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो मुझे यही 2 किलो प्याज खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा कैश लेके घूमना पड़ेगा, यानी कि बैंक में मैंने जो पैसा रखा है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। तो लॉजिकल बात है कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो ये जो शॉपिंग के लिए ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, भारत देश का जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाए, इसका मतलब क्या? उत्पादन बढ़ रहा है, तो मतलब वर्कर को सैलरी देनी है। ये टेक्सटाइल है तो किसानों से कपास खरीदना है, वो कहेंगे हमको कैश में पैसा दो। तो ये कारण से भी बैंक में से पैसा लोग ज़्यादा उठाएंगे। तो याद रखना है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है उसके डायरेक्ट प्रपोर्शन में ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ जाती है। अब तीसरा, आप सोचिए, आपने बैंक में पैसा बचत किया है लेकिन वो आपको अच्छा ब्याज नहीं दे रहे, तो आप क्या करेंगे? पैसा मैं विड्रॉ कर देता हूँ, मैं गोल्ड, बिटकॉइन, प्रॉपर्टी कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ। तो यानी बैंकों में अगर आपको ब्याज मतलब कम मिलेगा तो आप क्या करेंगे? बैंकों से पैसा ज़्यादा विड्रॉ करेंगे। तो मतलब समझो, बैंक वाले बचत पे ब्याज दर आपको कम देंगे तो आप पैसा ज़्यादा विड्रॉ करेंगे। तो स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी वो कैसा है? 1/इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। वो नोट पेन से आप 1900 ऐसा नंबर से आप बनाओ, यू विल गेट इट। अब ये तीनों चीज़ को कंबाइन करते हैं। वीडियो पॉज करो। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का अपना मुद्दा है कि ये मनी सप्लाई का हमने मेजरमेंट करना है। तो ये जो मेजरमेंट करना है, देखिए किसी आदमी के मोटापे का मेजर करना था तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई है। तो उसी तरह इकोनॉमी में पैसों का कितना जत्था है वो नापने के लिए भी ऐसे कुछ इंडिकेटर होते हैं, M0, M1, M2, M3, M4। इसको समझाने के लिए मुझे डिपॉजिट के प्रकार आपको बताने पड़ेंगे। देखिए, बैंक में डिपॉजिट के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह। इसमें आपने पैसा डाला, आपकी मन मर्जी तब उठा लो। आप टाइम से पहले पैसा उठा लोगे तो कोई पेनल्टी नहीं चढ़ेगी, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ऑन दी अदर साइड कुछ होते हैं टाइम डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। वैसा आपने पैसा रखा तो 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए आप पैसा लॉक करवाते हैं। बैंक वाले उस पर ब्याज भी अच्छा देते हैं
लेकिन अगर आपने ये 5 साल का फिक्स डिपॉजिट किया और आपने बीच में दूसरे साल विड्रॉ करोगे तो पेनल्टी चढ़ाएंगे या आपको कम पैसा देंगे, तो वो होता है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अब नोट पेन लेके शुरू करो लिखना। जनता के पास जो कॉइन करेंसी है, मान लो 100 रुपए, और बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि में पैसा है, मान लो वो भी 100 रुपए, तो टोटल कितना हुआ? 200 रुपए। दैट इज M1। तो M1 की फॉर्मूला याद रखनी है। अब इस M1 के अंदर अगर मैं पोस्ट ऑफिस में भी ऐसा जो डिमांड डिपॉजिट रखा हो उसको मैं ऐड कर दूं तो हमें मिलता है M2। अब ये कॉइन करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, इसमें बैंकों के अंदर जो टाइम डिपॉजिट रखा, फिक्स डिपॉजिट आदि, उसको भी हम ऐड करें तो हमें मिलता है M3। पिछड़ी मत करना, M2 अलग दिशा में गया था पोस्ट ऑफिस के साथ, ये देखो ये M2 है, M3 अलग है, इसलिए नोट पेन लेके खुद से आप करें, दैट विल मेक मोर सेंस। अब इसमें भी M3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई इस पे ज़्यादा नज़र रखता है। तो वीडियो पॉज करके इसकी फॉर्मूला याद करें। 3, 2, 1। हाँ, तो फिर M4 क्या है? उसके अंदर ये सब कुछ आप ऐड कर दो। कॉइन करेंसी विद पब्लिक, बैंकों के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, वो सब कुछ ऐड कर। अब ये जो सारी चीज़ें M1 टू M4, उसका ये टेबल मैंने बनाया है। वीडियो पॉज करके आप मेमोराइज करें। 3, 2, 1। देखिए ये टेबल ऐसा क्यों है वो सब समझाने बैठे तो खुद में 1 घंटे का मुद्दा है, और मैंने आपको बताया इधर मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं इधर आपको सिर्फ याद कराने आया हूं। समझो, मैं यहाँ पर टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा कि हमने ये चैप्टर में इतना सब कवर किया था, क्योंकि समझो पढ़ाने का काम ऑलरेडी 55 लेक्चर में मैं खत्म कर चुका हूँ। मित्रों, इस बार के यूपीएससी रिजल्ट में अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से 80 से ज्यादा लर्नर्स सिलेक्ट हुए, और हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं। जैसे रैंक 9 आदित्य जी, आपने अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम में 1000 घंटे से ज़्यादा आपने लेक्चर्स देखे हैं, 30 से ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, और बाकी ऐसे और 80+ लर्नर्स हैं। इसी रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हुए एक लिमिटेड टाइम के लिए हम 2026 एस्पायरेंट्स को अपना कोर्स ऑफर करें केवल 17,999 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। नोट्स, पावर पॉइंट, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, मीन्स आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिले तो फायदा उठाइए। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचता है M0, यानी हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी। मतलब ये शुरुआत में जो पैसा पैदा किया गया सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा, किसी द्वारा, वो कितना जत्था इकोनॉमी में है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, जैसे कि सीआरआर का पैसा, प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, एनबीएफसी, दूसरी संस्थाओं ने रखा हो, जनता ने कुछ डिपॉजिट किया हो, तो ये सबको आप ऐड करो, जो मिले वो कहते हैं M0। अब इसके भी अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, ये क्या क्यों कैसे वो मैं पढ़ा चुका हूँ, अब आपको रटना है तो आप 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो M0 से M4 मैंने आपको बताई है, एनसीईआरटी की फॉर्मूला हमने समझी। असल में आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे रियल लाइफ में इसे नापते हैं तो उसकी फॉर्मूला अलग है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे वरना लंबे हो जाएंगे। अगर यूपीएससी वो पूछती है तो आप खुद से कर लेना, वो मेरे फ्री हैंडआउट में मैंने दिया है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट इतना जोरदार मुझे लगता नहीं। आगे बढ़, नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब ये पैसा खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन नोट पेन में आप लिखना। मान लीजिए आरबीआई ने एक करेंसी नोट छापा है 100 रुपए का, जिसका सीरियल नंबर है 123, और उनका दिल आ गया तो आरबीआई ने ये पैसा 100 रुपया मुझे दे दिया। मैंने ये पैसा एसबीआई में डिपॉजिट किया 100 रुपी। एसबीआई ने ये पैसा अदानी को लोन में दिया 100 रुपी। अदानी ने ये सारा पैसा अपने वर्कर्स को सैलरी में दे दिया, और उन वर्कर्स ने ये पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया 100 रुपया। अभी मान लो सुबह के 9 बजे हो और हम नापने बैठे कि ये पैसों का कितना सप्लाई है, तो आप अकाउंट बुक में एक्सेल शीट में लिखना शुरू करेंगे कि मृणाल के बैंक बैलेंस में 100 रुपए हैं, अदानी के फैक्ट्री के वर्कर के बैंक बैलेंस में भी 100 रुपए हैं, और दोनों ही बातें सुबह 9 बजे करेक्ट होंगी, क्योंकि मैं भी बोल सकता हूँ ये देखो मेरी पासबुक में 100 रुपए, वो वर्कर भी बोल सकते हैं मेरी पासबुक में 100 रुपए। तो टोटल मनी सप्लाई कितना हुआ? 100 + 100 200 रुपी। तो देखिए शुरुआत में आरबीआई ने पैदा किया कितना? M0 100, लेकिन नीचे हम पहुंचे तो ये सारे कॉइन करेंसी, बैंक में डिपॉजिट, ये सब ऐड किया, M3 हमको मिला 200। आपको प्रश्न होगा ये पैसा ऐसे ही डबल कैसे हो गया?
भाई आप समझो, फिजिकली तो नोट एक ही था, सीरियल नंबर 1 2 3, लेकिन सेम नोट बैलेंस शीट के हिसाब से, अकाउंट बुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से अलग अलग खातों में आपको दिख सकता है, क्योंकि सारे लोग समझो कैश लेके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। नेफ्ट से, डेबिट कार्ड से, चेकबुक से, वो यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो एक ही करेंसी नोट एक साथ अलग अलग खातों में दिख सकता है। तो देयरफॉर पैसा मतलब लगभग डबल हो गया। तो आप समझिए, आरबीआई ने प्रिंट किया 100 रुपया, दैट इज M0, और जनता के पास पैसा हो गया 200 रुपये, डबल हो गया। इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है? M3 डिवाइड बाई M0। M3 कितना, ये जनता के पास टोटल पैसा कितना हो गया 200, डिवाइड बाई M0 जो ओरिजिनली आरबीआई ने प्रिंट किया 100, तो जवाब आता है कितना, दोगुना हो गया। मतलब आरबीआई ने हर एक 100 रुपए का नोट छापा तो सामने पैसा मार्केट में डबल हो गया, ऐसा ये बोलना चाहता है। अब ये जो मनी मल्टीप्लायर है असल में लगभग 5 से 6 की रेंज में आजकल चलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए इस ग्राफ में, तो आप ग्राफ में देखिए ये पहले 2001 में करीब 4.5 के आसपास था, भाई बढ़ते बढ़ते करीब 5, 5.5, 6 के आसपास होता है। आगे हमें समझना है कि ये मनी मल्टीप्लायर और सीआरआर के बीच क्या रिश्ता है। तो रिश्ता कुछ ऐसा है कि वो सीसॉ जैसा है कि सीआरआर कम करोगे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है। कैसे समझते हैं? पहले तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब मैंने बैंक में अगर 100 रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक वाला सारा पैसा लोन में नहीं घुमा सकता, उसमें से 100 में से 4 रुपए बैंकर ने एक ट्रक में भर के आरबीआई के ऑफिस में जमा करने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे, तो ये हुआ सीआरआर 4%। तो एक प्रकार से बैंकर ने रिजर्व बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो लॉजिकली रिजर्व बैंक ने बैंकर को ब्याज देना चाहिए कि आपने पैसा हमारे पास सेव किया, सेविंग अकाउंट का ब्याज दो, लेकिन वो कोई ब्याज नहीं देगा, 0% इंटरेस्ट। तो सीआरआर इज अ डिपॉजिट बाय द बैंकर्स इन द रिजर्व बैंक ऑन विच आरबीआई पेज नो इंटरेस्ट रेट। अब अपनी ओरिजिनल केस स्टडी फिर से याद करो कि 100 रुपए आरबीआई ने छापे, मृणाल को दिए, मृणाल ने एसबीआई में रखे, एसबीआई ने लोन में 100 रुपए अदानी को दिए, और वो वर्कर को गए, उन्होंने बैंक में 100 रुपए रखे। लेकिन अगर आरबीआई ये कहना इस पे 4% सीआरआर लगेगा, यानी हर बार जो पैसा डिपॉजिट होगा उसमें से 4 रुपए लॉक हो जाएंगे और बाकी का 96% ही आगे लोन में घुमाया जा सकता है। तो अब आप सोचिए, ये जो स्टेप 2 पे मृणाल ने पैसा एसबीआई में डिपॉजिट किया है, उसमें से एसबीआई 100 रुपए लोन नहीं दे सकता, वो केवल 96 रुपीज लोन में देगा, बाकी 4% सीआरआर लॉक हो गया। तो इस कारण से आगे वर्कर को भी सैलरी 100 नहीं मिलेगा, 96 ही मिलेगा। तो आप समझो यहाँ पर अब मनी सप्लाई पहले से कम हो जाएगा जब आप सब टोटल करना शुरू करो। मित्रों, आप सीआरआर की फिलॉसफी समझो कि मान लो मैंने ये सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या बैंक ये सारा पैसा किसी को लोन में दे सकता है? नहीं। उसमें आरबीआई ने बोला कि देखो इसमें से 4% तो आपने सीआरआर के नाम पे आरबीआई में ही डिपॉजिट करना होगा, तो बैंकर का इतना पैसा लॉक हो गया, तो अब ये बाकी का पैसा ही वो लोन में घुमा सकता है। तो एक प्रकार से बैंक के पास लोनेबल फंड्स कम हो गए, तो वो अब इस लोन को जब आगे घुमाएगा तो 10% नहीं, 12, 13, 14% ब्याज चार्ज करेगा, क्योंकि उसको सेम प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखा। तो सीआरआर और उसी प्रकार एसएलआर में डिपॉजिट्स को लॉक करा के भी आरबीआई ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और उस हिसाब से लोन महंगे होंगे तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, तो अपने आप प्याज सस्ते हो जाने चाहिए एज पर द थियरी। असल जिंदगी में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप समझते हैं अगर बारिश ही नहीं हुई तो ये प्याज तो उगने वाले हैं नहीं। तो सप्लाई साइड इशू को तो मैनेज नहीं किया जा सकता, आरबीआई केवल मनी सप्लाई और डिमांड साइड इशू को ही कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो यानी ये जो मनी मल्टीप्लायर है M3 डिवाइड बाई M0, इस रेशियो में बदलाव आ सकते हैं अगर आरबीआई सीआरआर को कम ज़्यादा कर दे। अगर कम करेगी तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, ज़्यादा करेगी तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। इसके अलावा मनी मल्टीप्लायर में और क्या क्या चीज़ें असर कर सकती है? एक, जनता की कितनी इनकम है, सेविंग है, गांव गांव तक बैंक की सुविधा पहुंची कि नहीं, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। जनता कितना पैसा डिपॉजिट करती है, कितना लोन में लेती है, ये सबसे असर करता है कि कैसे एक ही करेंसी नोट आगे कितने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगा। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मनी मल्टीप्लायर को। वैसे आसानी चीज़ है, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं उतरती, तो एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये सेल बोट जा रही है और इसमें कोई इंजन जैसा ना हो, सिर्फ पवन से ये जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो सेल बोट की स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। लेकिन इस पर कौन कौन से फैक्टर असर कर रहे हैं? एक तो जो पीछे से पवन आ रहा है वो कितना कम ज़्यादा है, बोट स्पीड विल बी अफेक्टेड। साथ ही साथ इस बोट में कितना कार्गो या वजन सामान ढोया गया है, ये सेल बोट का जो सेल क्लॉथ है उसका क्या साइज़ है, ये सारी चीज़ें भी असर करेंगी। बस तो अब लॉजिकली ऐसा ही कुछ ये मनी मल्टीप्लायर है कि फॉर्मूला तो सिंपल है M3 बाई M0, लेकिन उस पर बहुत सारे फैक्टर्स असर कर सकते हैं।
हाँ तो मित्रों, अपनी इकोनॉमी की बुक में अब तक हमने देखा ये मनी की डिमांड में ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव्स देखे, उसके आपस में क्या इन्फ्लेशन जीडीपी से एंगल है देख लिया, और भी चिटपुट मुद्दे हैं। फिर हम लोग पहुंचे ये M1, M2, M3, M4 का सब फॉर्मूला टेबल देखा। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस पर CRR कैसे असर करता है, उसको मैंने ये बोर्ड के एग्जाम्पल से आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। फिर ये सब ट्रेंड मनी मल्टीप्लायर के ग्राफ्स दिए हैं, M0 की भी फॉर्मूला हमने समझ ली। तो ये सब करते करते अब हम CRR SLR की तरफ बढ़ते हैं। तो कुल मिला के CRR अगर कम करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है, और आप समझिए ये वन वे रिलेशन है कि CRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। उल्टा नहीं है कि आप मनी मल्टीप्लायर कम कर दोगे किसी तरह से तो CRR बढ़ जाएगा। CRR का इससे सीधा कोई रिश्ता नहीं है। CRR अलग से RBI डिसाइड करता है, मनी मल्टीप्लायर खुद से बहुत सारे फैक्टर के चलते अफेक्ट होके आता है। अब ये जो CRR डिपॉजिट का 4% नॉर्मली हुआ करता है, कोरोना में RBI ने इसको थोड़ा और कम कर दिया 3%, ताकि बैंकों के पास लोन में घुमाने के लिए ज़्यादा फंड रहे और इकोनॉमी को वापस हम खड़ा कर सके, ऐसा आत्मनिर्भर सब बनाने की कोशिश हुई। फिर 2021 तक पहुंचते हैं तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वापस उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो 3.54% तक ले जाते हैं। फिर आप 2022 तक पहुंचो तो रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते इंपोर्टेड ऑयल, फर्टिलाइजर, सब चीज़ें महंगी होने लगती है, तो महंगाई से लड़ना इसलिए CRR को और बढ़ाया जाता है, 4 का 4.5% करते हैं, ताकि बैंकों के पास लोनेबल फंड्स कम हो जाए, लोन महंगे हो जाएं, पब्लिक शॉपिंग कम करे वगैरह। फिर 2024 तक हम पहुंचते हैं तो वापस RBI को लगा नहीं, अभी GDP को ठीक करना है, लोन सस्ते कराने हैं, तो CRR को वापस कम करके 4.5 का 4 किया गया। तो ऊपर नीचे ट्रेंड चलते रहता है। CRR हमने समझ लिया, अभी SLR क्या है। CRR तो बराबर है कि डिपॉजिट का 4% RBI में जमा करना है। SLR ऐसा है कि बैंकों के पास ये जो डिपॉजिट आई उसका कुछ हिस्सा तरल संपत्तियों में, लिक्विड एसेट में रखना है। लिक्विड एसेट मतलब बंगला नहीं, क्योंकि बंगला बेच के उसमें से पैसा निकालने में बहुत टाइम जाएगा। लिक्विड एसेट्स क्या हो सकती है? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब में बैंकों ने जनता की डिपॉजिट का 18% रखना होगा, दैट इज SLR। अब आप सोचिए CRR SLR वगैरह से कैसे हम महंगाई से लड़ सकते हैं। अगर सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो गया कि बाजार में प्याज सिर्फ 2 किलो हैं लेकिन पब्लिक के पास थैला भर के पैसा है, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आ जाएंगे, प्याज उतने हैं नहीं, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच के चलते महंगाई बढ़ जाएगी, 20 रुपए का प्याज 150 में मिलेगा। अब रिजर्व बैंक कोई ज़्यादा प्याज तो उगा नहीं सकती, वो सिर्फ डिमांड कंट्रोल में कर सकती है। तो डिमांड कम करनी चाहिए, उसके लिए लोन महंगे करने चाहिए। लोन कैसे महंगे किए जा सकते हैं? अगर बैंकों के पास लोनेबल फंड्स कम रहेंगे तो उनको प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है, इसलिए वो लोन के ब्याज बढ़ा देंगे। तो लोनेबल फंड्स रिजर्व बैंक ने कम कराने ताकि लोन महंगे हो जाए। इसके वास्ते अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करे ताकि और पैसा चूस ले मार्केट से, तो लोनेबल फंड्स कम हो जाए। ये सब के द्वारा तो मित्रों हमने ये CRR SLR समझ लिया। इन हथियारों की मदद से महंगाई से कैसे लड़ते हैं वो भी सब एंगल मैंने आपको समझाए। अभी आगे देखना है रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह। वैसे ये बुक Amazon पर अवेलेबल है, कलरफुल प्रिंट एडिशन है, आप खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग हथियार या टूल्स इस्तेमाल करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कभी इन्फ्लेशन से लड़ना है, कभी GDP बढ़ाना है। अब RBI की ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दो जात के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, उसमें आएगा ये सब CRR SLR रेपो वगैरह, लंबी चौड़ी लिस्ट है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आएगा क्वालिटेटिव टूल्स, उसमें ये डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह आएगा। तो आज के वीडियो में हमने ये मनी सप्लाई का मेजरमेंट कर लिया, M0 से M4, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का रिकैप कर लिया, साथ ही साथ मैंने आपको CRR और SLR भी पढ़ा दिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में जितने और टूल्स बचे हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, SDF, ओपन मार्केट ऑपरेशन से लेके सब कुछ, दैट विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी के टूल्स कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.